नमस्कार, मैं चंद्रभूषण भट्ट, आपका अपना चैनल बोले बिहार जाने देश के लिए। मित्रों, आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के 2024 में आए जनादेश को लेकर के। लोकतंत्र का महासमर इन दिनों खत्म हो चुका है और रिजल्ट सामने है सबके। बहुत लोग हर्षप्रभ है तो बहुत लोग खुश है। विपक्षी को खुश होना लाजमी है, लेकिन सत्ता पक्ष खासकर मोदी के जो पार्टी है या एनडीए के जो घटक दल हैं, वो सभी लोग सोच रहे हैं कि इस तरह का जनादेश कैसे आ गया, क्यों आ गया, जबकि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में एक से बढ़कर एक बेहतरीन कार्य किए। इसके बावजूद भी इस तरह के जनादेश क्यों आ गए? जनता के नज़र में कहाँ कमी रह गई? क्योंकि सबसे पारखी नज़र जो होता है वो आम जनमानस का होता है, वो मतदाता का होता है। और जो जो अपना मैंडेट मतदाता देती है, उसके बड़े बड़े वीर सुरमा जो होते हैं, चारों खाने चित पराजित होते हैं। इस चुनाव में भी यही हुआ। अभी कई दिनों तक कई नेताओं के नींद नहीं खुलेगी ये सोचकर भी कि ये कैसे जनादेश आया और कैसे हो गया। क्योंकि बहुत लोग मुगालते में भी रहते हैं, बहुत लोग खुशी के माहौल में भी रहते हैं, और बहुत लोगों को मोदी जैसे ब्रांड पर बहुत ही, एक तरह से कहें तो 120% उनको विश्वास था। 100 नहीं, 120% विश्वास था कि अगर मोदी के साथ हम हैं और मोदी मेरे साथ हैं तो हमको कोई डिगा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इस देश ने, इस लोकतंत्र ने एक से बढ़ के एक नेताओं को अपनी अपनी जगह दिखाई है। अगर आप राजनीति के इतिहास में जाएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के, नेहरू से लेकर के कई ऐसे बड़े कद्दावर नेता, इंदिरा गांधी से लेकर कई ऐसे बड़े कद्दावर नेता हैं जिन्होंने चुनाव हारे हैं, और उनके कद्दावर मंत्री ने भी चुनाव हारे हैं। जिनको अपेक्षा नहीं होती है वो भी चुनाव हार जाते हैं, और इस चुनाव में भी यही हुआ। केंद्र सरकार के 10 बड़े मंत्री, चाहे स्मृति ईरानी हो, अर्जुन मुंडा हो, महेंद्र नाथ पांडे हो, ऐसे ऐसे 10 मंत्री, वो टेनी साहब हैं यूपी में, ऐसे ऐसे 10 मंत्री चुनाव हारे, और अपने आप के ये लोग क्षेत्र में भी कद्दावर हैं। कार्य भी उन्होंने किया है। स्मृति ईरानी तो खूब कार्य किए थे, लेकिन हो सकता है जनता के नज़रों में आप कुछ न कुछ कमी आप में रह गई हो। हमें लगता है, और लोगों से आप बातचीत करेंगे जब आप अमेठी के, तो स्मृति ईरानी का एरोगेंस जो है वो दिखता है। इसी तरह किसी न किसी, कुछ न कुछ नेताओं का कुछ न कुछ दिखता होगा, जिसके चलते मतदाताओं ने अपना रिजल्ट दिया है। खैर, अब हम बात करते हैं कि 18वीं लोकसभा का रिजल्ट अब ये रिजल्ट को देखिए, पूरे रिजल्ट को, और इसकी समीक्षा कीजिए। इन दोनों विश्लेषण का दौर चल पड़ा है, और पूरे देश में मोदी सरकार के प्रचंड बहुमत वाली सरकार का जो खंडित जनादेश आया 240 संख्या के रूप में, उसकी विवेचना और विश्लेषण सभी लोग कर रहे हैं। सारे पॉलिटिकल पंडित लगे हैं। जिन पॉलिटिकल पंडित को मोदी जी आह्वान करते थे कि देश के पॉलिटिकल पंडितों, आप सोचें, आप देखें कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वही पॉलिटिकल पंडित आज सोच रहे हैं मोदी जी के बारे में, और मोदी जी अब सोच रहे हैं उन पॉलिटिकल पंडितों के बारे में कि क्या कभी वो भी सही हो सकते हैं क्या। इस जनादेश में यही सब हुआ है। जिन चीज़ों को मोदी जी नहीं मानते थे, या जिन पॉलिटिकल पंडितों को वो अपने भाषाई अंदाज के रूप में चुनौतियां, या फिर यूँ कहें तो वो एक तरह से बताते थे कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो जाति धर्म से उठ कर है, और ये जो जनादेश आ रहा है मेरे लिए, ये सब कुछ अप्रत्याशित है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इस लोकतंत्र के आप इतिहास और महासमर को देखेंगे तो बहुत ऐसे घटना आपको सामने आएंगे जिस पे पॉलिटिकल पंडित ही किसी न किसी रूप में सही पाए जाते हैं। वो पॉलिटिकल पंडित इन दिनों लगे हुए हैं। भाजपा को 240 सीटें आई हैं। एनडीए को अगर पूरा मिलाकर जोड़ कर देखेंगे तो 233 के लगभग है, जिसमें कांग्रेस 99 है। इसके बाद अन्य उसके घटक दल हैं, चाहे सपा हो, इसके बाद बसपा हो, या फिर बसपा का तो खैर खाता भी नहीं खुला इस बार। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस हो, और जो उनके पार्टी हैं, वो सभी लोग को मिला के आप देखेंगे तो 233 उनका है। और एनडीए का पूरे तौर पर रिजल्ट देखेंगे 293 एनडीए का है।
ऐसे में अब घटक दल ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस मोदी सरकार ने अपने 2 कार्यकाल 14 और 19 में घटक दलों को उतनी महत्वपूर्णता नहीं दी थी, वो घटक दल आज की डेट में महत्वपूर्ण है गए, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, या फिर चिराग पासवान हो। बननी है और सरकार बनानी भी है, और मोदी जी सरकार बना भी रहे हैं। ऐसे में बार्गेनिंग का दौर तो चलते रहता है, और इसमें खराब भी नहीं है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के हिसाब से अपने हक को मांगती है। क्योंकि आप जब प्रचंड बहुमत में थे तो उतने अहमियत नहीं मिल पाया, लेकिन जब आप कमज़ोर होते हैं तो छत्रप आप पे ऊपर चढ़ेंगे और अपने हक को लेने की पूरी तौर पे कोशिश करेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार कुछ मांगे, या चंद्रबाबू नायडू मांगे, या फिर रामविलास पासवान की पार्टी मांगे, या फिर आप शिवसेना की बात करें महाराष्ट्र में, वो मांगे, तो कुछ उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में छत्रपों का यूँ कहें तो कब्जा है इस सरकार में। अब चूँकि मोदी जी ये सरकार चलाएंगे कैसे, क्योंकि उनकी राजनीतिक इतिहास और उनके राजनीतिक कैरियर को आप देखें तो 2001 से लेकर जो 2024 तक अभी तक प्रचंड बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई है। ये पहली बार इस तरह से हुआ है जिसमें उन्हें खंडित जनादेश मिला है, जिसमें उन सहयोगियों को साथ लेकर चलना है। हालांकि 10 साल भी वो सहयोगी के साथ लेकर चले हैं, लेकिन वो अपने अनुसार चले हैं। इस बार सहयोगियों के अनुसार उनको चलना पड़ेगा, अंतर इतनी ही है। आप देखिए तो टीडीपी की 16 सीटें हैं और जेडीयू की 12 सीटें हैं, लोजपा की 5 सीटें हैं, इसी तरह शिवसेना की सीटें हैं। ये सब एक एक पार्टी है, चाहे लोक दल हो, जिनका एक सीट भी, अनुप्रिया पटेल एक सीट है, उनकी भी उतनी ही इस गठबंधन में महत्वता मिलेगी जितना उनको शायद पहले कभी नहीं मिला होगा। आप देखें तो मोदी जी को लॉस कहाँ से हुआ। बंगाल से मेजर लॉस हुआ, उत्तर प्रदेश से, जहां वो कभी सोचे भी नहीं थे। उत्तर प्रदेश में पूरे तरह से पूरी पार्टी एकदम प्रचंड बहुमत के आस में बैठी हुई थी और उस रूप में काम भी किए थे, लेकिन जनता कहाँ उसको नकार दी और कहाँ वो फेल्योर हुए। उसके लिए आत्ममंथन आज उनका चल रहा है, चलना भी चाहिए, क्योंकि जनता तो मालिक है। महाराष्ट्र को आप देखें, महाराष्ट्र में जितने तोड़फोड़ मचे, उस तोड़फोड़ में जनता कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गई। जो भी हो गई उसका जनादेश आ चुका है। इसी तरह कर्नाटक में उनकी अपनी एक समय में गढ़ थी और पिछले 2 चुनाव में भी गढ़ रहा है। पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के झोली में रही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यही हाल राजस्थान में हो। राजस्थान में तो कहा जाता है कि नेताओं का आपसी फुटमत बहुत अधिक है। भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार तो बनी, लेकिन फुटमत को नहीं रोका गया। इस स्थिति में इन सभी बड़े राज्यों में मोदी सरकार को लॉस हुआ है। अभी वर्तमान स्थिति में देखें तो 9 राज्य ऐसे हैं जिसमें भाजपा का खाता तक नहीं खुले हैं, और 12 राज्य ऐसे हैं कांग्रेस के जिसमें उसकी खाता नहीं खुली है, कांग्रेस की खाता नहीं खुले हैं। लेकिन इस लोकसभा का जो चुनाव हुआ और इसमें जो रिजल्ट आए, उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि नए सांसदों को इस बार काफ़ी संख्या में जानने को मौका मिलेगा। आप लोजपा से देखें तो 3 सांसद नए हैं। इसी तरह से आप लालू जी की बेटी भी पहली बार मीसा भारती सदन में पहुंचेंगी, हालांकि वो राज्यसभा में पहले से थी। इसी तरह देश के कई हिस्सों में, चाहे सपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस में कई ऐसी अभिनेत्रियां भी जीत के आई हैं जो पहली बार सदन में पहुंचेगी। तो ये नए लोगों का भरपूर मौका इस बार मिलने वाला है। आप सोचिए हार का मुख्य कारण क्या रहा। बीजेपी खुद समीक्षा बहुत बेहतरीन रूप से कर रही होगी, लेकिन बीजेपी के कुछ सांसद ऐसे थे जो बार बार संविधान बदलने की बात कर रहे थे। उसमें एक सीट अयोध्या भी है। फैजाबाद के जो सांसद हैं वो बार बार कह रहे थे संविधान हम लोग बदल देंगे इस बार। 400 सीट का नारा चल रहा था। 400 तो नहीं आया, 300 के अंदर ही सिमट गए। लेकिन ये जो एक छोटी सी बात बोलते हैं, ये मोदी जी कभी नहीं बोले। मोदी सरकार की ये कभी मंशा भी नहीं रही। अगर उनको करना होता तो 10 साल उनके लिए पर्याप्त समय था, बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन इनके एक एक छुटभैये नेताओं का बयान मोदी जी के इस पूरे 10 साल के कार्यकाल पे भारी पड़ गया। और संविधान का आप याद करिए कि 2015 में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने आरक्षण की समीक्षा करने की मात्र बात कही थी, और लालू प्रसाद जी ने उस बात को पूरे बिहार के झोपड़ी तक इस तरह से पहुंचाया कि उसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को बिहार में। उसी तरह से संविधान बदलने की बात कह करके अखिलेश यादव ने उसको पूरा प्रसारित किया।
बड़े लोगों में ये बात भले ही पैठ नहीं बना पाई हो, परंतु छोटे जातियों में, छोटे कास्ट में पैठ बना पाई है। और कांग्रेस के जो लोक लुभावने वायदे थे, जो नारे थे, जो 1 लाख रुपए देंगे, जिसका कल बानगी देखने को मिला कि लखनऊ में पार्टी दफ्तर के पास कुछ मुस्लिम महिलाएं बजाबते कार्ड लेके पहुंच गई, उसमें भरा हुआ कार्ड उनको पहले से मिला हुआ था, वो कार्ड भर के पहुंच गई कि हमें 1 लाख दीजिए। चूंकि उनको ये नहीं पता था कि सरकार बनने के बाद उनको 1 लाख मिलना था, उनको बुलाया ही गया था इसलिए कि 5 तारीख को आप आइएगा, आपको 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो भ्रम फैलाया गया, जो भ्रम की स्थिति है, उसमें कुछ न कुछ वोटर तो आ ही गए, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक भुगतना पड़ा। अयोध्या की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो हमें जानकारी है ग्राउंड से, कि अयोध्या में स्थानीय जो वहाँ के लोग थे, स्थानीय जो रह रहे वहाँ के वासी, उनको तवज्जो नहीं मिली। अयोध्या की चकाचौंध में, वैश्विक नेताओं की आपाधापी में और विकास के जो एक महादौड़ वहाँ पे चला, उसमें अपने ही लोग वहाँ बेगाने हो गए। उनको अयोध्या में जाने से रोका जाता था, रोक टोक हर सड़क पे होती थी। ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि विकास तो हो रहे, लेकिन उनको ये लगा कि हमको जाने के लिए हमको पास बनाना पड़े, हमको लेना पड़े और हमको किसी से परमिशन लेने पड़े अपने अयोध्या में जाने के लिए, भगवान राम से मिलने के लिए। तो उनके लिए आश्चर्यजनक बात हुई थी। जो उनके कद्दावर कुछ पार्टी के नेता थे, वो चुनाव के ऐन पहले पार्टी छोड़ चुके थे, क्योंकि बड़े नेताओं का भी व्यवहार भी छोटे लोगों के, छोटे नेताओं के प्रति उतना सॉफ्ट नहीं रहा, जिसकी समीक्षा योगी और मोदी खुद करेंगे और बीजेपी कर भी रही है। तो ऐसे ऐसे कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिसके कारण चुनाव उनको हारना पड़ा। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है तो संविधान को बात को लेकर के, और छोटी जातियों में जो बात फैलाई गई, खासकर सपा के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा, उन्होंने अपना एक पीडीए बनाया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें वो कार्ड अच्छा खेले और वहाँ तक उनकी बात पहुँच गई, लगा तो उनको ज़्यादा नुकसान वहाँ से हुई है। अब आप देखें कि आप थोड़ी सी और विवेचना करें तो शहरी क्षेत्र में 90 सीट है, जिसमें से 39 सीट बीजेपी मात्र जीत पाई है। 49 सीट इंडिया गठबंधन के लोग जीते हैं। 2002 में ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 202 सीट है, उसमें से 125 एनडीए जीती है, 73 इंडिया जीती है। कृषि जो आधारित क्षेत्र हैं वो 267 सीट वहाँ पे हैं, 157 उसमें एनडीए जीता है और 104 इंडिया वाले जीते हैं। इसी तरह से आप सामान्य सीट देखेंगे, 180 सीट है जो सामान्य सीट है, जो वहाँ पे आप देखेंगे तो 113 में एनडीए की जीत हुई है और 65 पे इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। इसी तरह एसटी एससी आदिवासी सीट देखेंगे तो कुल मिलाकर 128 सीटें हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो 68 एनडीए के पास है और 60 जो है वो इंडिया के पास है। तो इस तरीके से आप देखें छोटी छोटी चीज़ों को लेके, तो शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि आधारित जो क्षेत्र है, उन सभी इलाके में जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें भी बीजेपी को 2019 के मुकाबले काफ़ी नुकसान हुआ है। हार के जो मुख्य कारण उसमें से एक रहा सांसदों द्वारा संविधान की बदलने की बात कहना। यह अफवाह था, महज सच्चाई नहीं थी, लेकिन ये लोगों तक पहुंची। दूसरा था रोजगार। मोदी सरकार ने 10 सालों में कितना दिया, ये कभी किसी मंच से मोदी सरकार नहीं बता पाए। हमेशा आप देखिए कि पहला चरण का जो चुनाव हुआ उसमें बिहार में 4 सीटें थी, जिसमें 3 सीटें बीजेपी को गई है, बीजेपी मतलब एनडीए को गई है। बाकी जो सीटें हैं, बाकी जो चुनाव का प्रचार देखें, दूसरे चरण में महागठबंधन को सीट गई है, तीसरा चौथा पांचवा में बीजेपी को फिर रही है, छठवां तक रही है और सातवां आठवां में फिर बीजेपी को नुकसान हुआ है। क्योंकि आप उस समय बात मछली, मटन, मुजरा और इन सभी चीज़ों को होने, मोदी जी को अपने विकास के जो कार्य किए थे उन पर उनको फोकस रहना चाहिए थे। अपने रैली में विकास के कार्य की चर्चा तो करते थे, लेकिन साथ साथ इनकी खामियां गिनाने की वजह से ज़्यादातर हाईलाइटेड हुआ ये सभी मुद्दे हो गए, मछली, मटन, चिकन, मुजरा, ये सब ज़्यादा हुए, जिसका नुकसान मोदी जी को उठाना पड़ा। बिहार में उसका कम नुकसान हुआ, लेकिन अन्य प्रदेशों में इसके ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इसकी चैनलों पे चर्चा ज़्यादा होने लगी, सांसदों के बीच में चर्चा ज़्यादा, देश के बीच में ज़्यादा होनी, सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह हर बातें छोटी छोटी पहुंच जाती हैं। मोदी जी को इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए था और बीजेपी नेताओं को बच करके अपने विकास के मुद्दे पे जितना वो कार्य किए थे वो बहुत काफ़ी था जनता को गिनाने के लिए, और उसी पर उनको केंद्रित रहना चाहिए था। रोजगार महत्वपूर्ण मुद्दा था बिहार में भी और देश में भी, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। हालांकि उससे ज़्यादा उन्होंने स्वरोजगार दिया है,
आप मुद्रा लोन देखें, आप एमएसएमई का लोन देखें, आप जितने भी आप भारत सरकार के आप रोस्टर में जाके देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे लोन के लिए मोदी सरकार ने करोड़ों रुपया दिया है, लेकिन उसकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। उसी में अगर वो बताते कि मुद्रा लोन से कितने लोगों को रोजगार मिला, एमएसएमई से कितने लोगों को रोजगार मिला, स्वरोजगार से कितना, पीएम निधि से कितना मिला, ये सभी बातों को एक तथ्य रूप में आंकड़ा के रख करके और बताते तो लोगों को ये बात समझ में आती। और सरकारी नौकरी लगातार वो बांट रहे थे, हमेशा रोजगार मेला लग रहा था, उसमें कितनी नौकरी दिए थे इसकी भी चर्चा करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी इसको चर्चा करना ही नहीं समझा। रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, आरक्षण छीन लेगा ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। प्रत्याशी कई इलाकों में प्रत्याशी सही नहीं दिया गया, आप बिहार की भी बात करेंगे तो कई इलाकों में प्रत्याशी सही नहीं दिया गया। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में सपा के जहां भी उत्तर प्रदेश के कंस्टिट्यूंसी में सपा ने बहुत हिसाब किताब से प्रत्याशी उतारा, लेकिन आपने नेताओं को दरकिनार करके कैसे आप टिकट बांटे, ये आपका क्षेत्र है, लेकिन उसमें बहुत सारी आप समीक्षा करेंगे तो खुद पाएंगे कि आपने टिकट बंटवारा भी ठीक ढंग से यूपी में खासकर नहीं किया, हर प्रदेश में, लेकिन बिहार में कमोवेश ठीक रहा, लेकिन यूपी में सही नहीं रहा। बिहार में भी हालांकि खराब है टिकट बंटवारा, उसकी अलग से विवेचना हो सकती है। तो ये सभी मुद्दे हावी रहे, जिसके कारण महागठबंधन की जीत अधिक संख्या में हुई है। और उत्तर प्रदेश में इन्होंने सीटें काफ़ी खोया है, हद तक 5 स्टेट में अगर आप जितना सीटें खोए हैं, जितना आप स्ट्राइक रेट आपका पूर्व में था 2014-19 में, उससे कम किसी 2-3 प्रदेश में भी खोते तो आपको ये स्थिति नहीं, अपनी दम पे सरकार आ सकती थी। मोदी जी ने काफ़ी मेहनत किया। आप देखें कि पूरे एनडीए के नेता को मिला देंगे तो 1000 रैली से कम नहीं हुए हैं, 1000 रैली, रोड शो, सारे चीज़ मिलाकर को इतना चीज़ें हुई हैं। इंडिया गठबंधन जो है उसके मुकाबले 500 भी नहीं कर पाया है, अगर आप पूरा काउंट कर लेंगे तो। इस तरह से मेहनत के बावजूद भी खंडित जनादेश आया। इस हार के 5 संकेत भी हैं, नतीजे भी हैं। एक चीज इसमें महत्वपूर्ण रूप से छूट गया है कि मोदी सरकार के 2019 की तुलना में 2024 में 225 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल और हिंदी पट्टी के राज्य हैं। 225 हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं उसमें 127 सीट ही मात्र बीजेपी जीत पाई है, जबकि 2019 में 176 सीट जीती थी। और मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं 103, उसमें से 35 सीट बीजेपी जीत पाई है। 2019 में 45 सीट इन्होंने जो उस समय जीता था। क्षेत्रीय दल काफ़ी मजबूत हुए, इसमें कांग्रेस को संजीवनी के रूप में मिला है, चूँकि वो 54 से 99 पर गए हैं। राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस के आप देखेंगे तो गिरते दौर में आज़ादी से लेकर अब तक आप देखें तो कांग्रेस बढ़ने के बजाय घटते आई है। 2014 में उसकी मात्र 40 लोकसभा सीटें थी, 2019 में 54 थी, और आज की डेट में 99 हो चुका है, तो उसको संजीवनी के रूप में मिला है। राम मंदिर का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चूँकि अयोध्या का अपना लोकल जो कारण रहे वो रहे, और वहाँ के सांसद भी, प्रत्याशी भी सही नहीं रहे। जितने रैली हुई उसमें उल जुलूल बात ज़्यादा हुई। मोदी सरकार अपनी कामयाबी केवल गिनाते तो ज़्यादा बेस्ट रहता। ये जो 5 केजी अनाज आप दे रहे हैं, हमें लगता है इस अनाज को भी बंद कर देना चाहिए। ठीक है, जनता के अधिकार है, गरीबों को आप हक दे रहे हैं, लेकिन उस गरीब के चलते गरीब और आलसी भी हो रहे हैं, क्योंकि 5 किलो अनाज से उनका घर तो नहीं चल रहा है। हम जिस इलाके से आते हैं, रोहतास जिला धान का कटोरा है। हमारे घर में किसी का या फिर हमारे गांव में किसी का 1 बीघा खेत है तो साल भर का उसका खाने का अनाज हो जाता है, परंतु गैस भराने के पैसे चाहिए, बाहर जाने के पैसे चाहिए, तेल मसाले खरीदने के पैसे चाहिए। ये 5 केजी अनाज से नहीं होने वाला है। 5 केजी अनाज से उनको महीना भर बैठ के खाने का एक बंदोबस्त हो जा रहा है, उसके चलते वो काम पे नहीं जा रहे हैं। गांव घर में जो मजदूर मिलते थे पहले, आजकल मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। इन सभी चीज़ों से आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा रही है, खेती बाड़ी थोड़ा सा लूज हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आप
काम करने वाले लोगों को खोजेंगे तो लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो 5 केजी अनाज देने से हमें लगता है कि मुफ्त की चीज़ों को बंद कर देना चाहिए और आप लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री करिए और इतना स्टेबल कीजिए कि लोग खुद कमाएं और खुद खाएं। इस बार के लोकसभा चुनाव में यह भी हुआ है कि फिल्मी सितारे खूब सदन में दिखेंगे। आपको दक्षिण से भी फिल्मी सितारे हैं, बीजेपी से भी मनोज तिवारी, रवि किशन के साथ कंगना रनौत, हेमा मालिनी। इसी तरह आपको बंगाल से बहुत सारी अभिनेत्रियां मिलेंगी जो इस बार के चुनाव में जीत के आ रही हैं। बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री राज्यों से जीत करके पहुंच रहे, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, विप्लव देव हो, इस तरह से शिवराज सिंह चौहान हो, ऐसे बहुत मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल को छोड़ दे तो बहुत, हमको लगा आधा दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री इस बार पहुंच रहे हैं सदन में। जितने उनके विकास के इस बार के नए कार्य हैं, जो रोड मैप बनाए हैं, उसमें कई बड़े बड़े फैसले हैं। उस फैसलों को कितना हद तक अमली जामा पहुंचा पाते हैं, ये 6 महीने के अंदर देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये जो गठबंधन की सरकारें हैं, ये गठबंधन की सरकार का गांठ कब तक बंधा रहता है ये भी देखना है, कहाँ जाके खुल रहा है ये भी देखना है। ये सब कुछ मोदी सरकार पर खुद डिपेंड करता है और मोदी सरकार के क्रियाकलाप, उनके व्यवहार से ही ये गठबंधन वाली सरकार चल सकती है और आगे देश का विकास कर सकती है। हालांकि मोदी पे हमको पूरा भरोसा है कि अगर गठबंधन की सरकार चलाएंगे, जैसे अभी तक सरकार चलाते हैं, वो गठबंधन की भी सरकार चला लेंगे